नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, इस वीडियो में शानदार वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। इस नोटिफिकेशन को शुरुआत करने से पहले जो कैंडिडेट या स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपके पास आगामी जो भी नोटिफिकेशन के वीडियो हैं या अपडेट है वो आप तक पहुंच सके टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, इस वीडियो में ऐसा नोटिफिकेशन की वीडियो लेकर आया हूं जो निकाला है आरपीएससी ने। जी दोस्तों, आरपीएससी के द्वारा ये निकाली गई वैकेंसी है। अब कौन सी वैकेंसी है, क्या नाम है इस वैकेंसी का और पोस्ट क्या है, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, साथ में क्या एग्जाम पैटर्न है और आगे की क्या क्या इसमें प्रोसेस है, इन सभी बातों के बारे में वन बाय वन चर्चा करेंगे और सरल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसीजर इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है और कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा देर करते ना हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, यह जो नोटिफिकेशन है वो निकाला है आरपीएससी ने। आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो दोस्तों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये नोटिफिकेशन निकाला है। यह जो नोटिफिकेशन है यह पुलिस विभाग के अंतर्गत की वैकेंसी है, जो कि दूरसंचार विभाग की पोस्ट है। जी दोस्तों, यह जो पोस्ट है, इसमें जो पोस्ट निकाली गई है वो राजस्थान पुलिस की है। और राजस्थान पुलिस में किस पोस्ट की है वो भी मैं बताऊंगा, पर जिस कैटेगरी के अंदर ये निकली हुई है वो है दूरसंचार विभाग, यानी पुलिस डिपार्टमेंट में ही दूरसंचार विभाग की ये पोस्ट है। शानदार पोस्ट रहने वाली है। दोस्तों, एक जो डिफरेंस जो शायद आपको पता भी नहीं होगा और वो यह है कि आपने कभी सोचा है बहुत सारी वैकेंसी है तो उनमें कोई तो आरपीएससी नोटिफिकेशन निकालती है और बहुत सारी वैकेंसियां हैं जिनका नोटिफिकेशन राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड निकालता है। तो ऐसा क्या डिफरेंस है इन पोस्टों में या इन नोटिफिकेशन में कि कुछ तो आरपीएससी निकालती है और कुछ राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड। पूरा क्लियर कर देता हूं। हो सकता है बहुत लोगों को ये पता हो और उनके लिए बहुत नॉर्मल चीज है, पर बहुत लोग हैं या बहुत स्टूडेंट कैंडिडेट हैं जिनको इस बारे में इस चीज को क्लियर नहीं है कि कौन सी वैकेंसी आरपीएससी द्वारा निकाली जाती है और कौन सी वैकेंसी राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड निकाली जाती है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही पॉइंट बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है जो पैमेट्रिक्स रहती है पोस्ट की। एक बात करूंगा मैं 3600 पे ग्रेड और एक बात करूंगा मैं 4200 पे ग्रेड। दोस्तों, जितनी भी पोस्ट की वैकेंसी निकलती है, नोटिफिकेशन निकलता है, सपोज दैट राजस्थान स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, ठीक है, शीघ्र लिपिक वाली, वो निकली है वैकेंसी, तो वो निकलती है राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, वो आरपीएससी के द्वारा नहीं निकाली जाती। ऐसा क्या है डिफरेंस? तो दोस्तों, उसकी जो पे मैट्रिक्स रहती है वो 3600 पे ग्रेड रहती है L10 पे, ठीक है। यानी आप ये मान के चलिए कि जितनी भी पोस्ट या वैकेंसी है जिनकी पे ग्रेड लेवल 3600 पे ग्रेड है, अगर वो वैकेंसी निकली है तो ये मान के चलिए वो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड द्वारा निकाली गई नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों, ये बात क्लियर कर लो दिमाग में। जो भी वैकेंसी जिसकी पे मैट्रिक्स लेवल L10 और 3600 पे ग्रेड रहेगी, वो वैकेंसी राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड निकालेगा। और इससे अबव यानी इससे ऊपर की जितनी भी पे ग्रेड की लेवल की है, यानी 3600 के बाद में 4200 आएगी, 4200 के बाद में जितनी भी वैकेंसी है वो उसका नोटिफिकेशन निकालेगा आरपीएससी द्वारा। तो दोस्तों, ये चीजें मैंने क्लियर कर दी है। मैं एक ही पॉइंट, जैसे मैंने बताया, एक पॉइंट बताऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। हो सकता है और भी हो, वो हो सकता है और भी पॉइंट हो, पर मुझे जो सबसे बड़ा अंतर लगता है वो यही है ग्रेड का कि 3600 तक है अगर कोई पोस्ट का नोटिफिकेशन तो वो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड निकालेगा, और 4200 से ऊपर की जितनी भी है वो आरपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो दोस्तों, जो पहला डिफरेंस क्लियर करना था मैंने वो कर दिया। अब आते हैं वापस मुद्दे पे कि जो ये वैकेंसी है वो कौन सी रहने वाली है। तो दोस्तों,
इसमें हम 4-5 पॉइंट पे बात करेंगे, उसके द्वारा हम पूरे नोटिफिकेशन को शुरू से लेके अंत तक का सारा जो पॉइंट्स है, मुद्दे हैं, उन पे सारी बातें कर लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट रहने वाला है अपना, वो रहेगा अपना पहला पॉइंट रहने वाला है इसमें अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट, जिसमें हम देखेंगे कि फॉर्म जो फिल होना होएगा, यानी आवेदन की जो डेट है वो कब से शुरू है और लास्ट डेट कब रहने वाली है। दूसरे पॉइंट में बात करेंगे कि जिस पोस्ट का नोटिफिकेशन निकला है वो कौन सी पोस्ट है, क्या नाम है, उसका पे ग्रेड लेवल क्या है और पे मैट्रिक्स लेवल क्या है, साथ में नंबर ऑफ वैकेंसी किस किस कैटेगरी में कितनी निकली हुई है, इन सभी चीजों के बारे में पोस्ट के अंदर बात करेंगे। थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे कि जिस पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। और एलिजिबिलिटी की जब बात करेंगे तो इसमें दो मुद्दों पे बात करेंगे, पहला एज, दूसरा क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी में दो चीजों पे बात करेंगे, एक एज पे और एक क्वालिफिकेशन पे। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आएगा उसमें बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, जिसमें देखेंगे कि सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो कितने स्टेज में होगा, कितने कितने चरण रहेंगे, और साथ में इंक्लूडिंग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। ओके, इसके बाद में लास्ट बात करेंगे 5वें नंबर पे, जिसमें आपके या तो सिलेबस आएगा या फिर एग्जाम डेट या फिर अदर कोई इंपॉर्टेंट अगर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है आपका तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इन 5 पॉइंट को लेके हम पूरे नोटिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे और मैं पूरे सरल शब्दों में आपको बताऊंगा। आप जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक बने रहिए, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, कम समय में ही आपको बहुत सारी चीजों को एक साथ बता दूंगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट से। तो दोस्तों पहले पॉइंट की बात करेंगे, जो पहला पॉइंट है अपना वो रहेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट का। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट, जिसमें देखेंगे कि स्टार्ट डेट क्या रहने वाली है, यानी जो फॉर्म की स्टार्ट होंगे आवेदन आपके, वो डेट कौन सी रहने वाली है। तो दोस्तों आपके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 28 नवंबर 2024 से लेके 27 दिसंबर 2024 तक आपके फॉर्म फिल होंगे, यानी इन दौरान आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। इसके बाद में आता है कि ये तो आवेदन की डेट है कि इस डेट के अंदर अंदर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके दौरान कौन सी जगह या कौन सी साइट पे जाए जिससे आप डायरेक्ट अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। दोस्तों स्क्रीन पे भी आपको शो होगा और दो लिंक बता रहा हूँ। पहले लिंक में आपका आरपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक रहने वाला है https://rpsc.rajasthan.gov.in। दोस्तों ये आरपीएससी की वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक है। इसको जब आप गूगल पे लिखोगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, वहां जाके भी आप अपना आवेदन फिल कर सकते हो। सेकंड होगा जहां आपकी एसओसो आईडी होती है, बहुत लोग एसओसो आईडी बना रखे हैं, जो जिन्होंने पहले भी कोई फॉर्म अप्लाई करा हुआ है, जो नहीं कर रखा उनको भी मैं बता देता हूं कि आपको ये लिंक गूगल पे लिखना है https://sso.rajasthan.gov.in। इन दोनों में से आप किसी भी लिंक को जब गूगल पे लिखोगे तो आपके सामने आरपीएससी का लिंक अगर करोगे तो आरपीएससी की वेबसाइट ओपन होगी, वहां भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्म फिल करने का, अप्लाई फॉर्म का। या फिर एसओसो आईडी वाला लिंक है, उसको भी आप गूगल पे जाके सर्च करना, आप एसओसो आईडी के ऑफिशियल लिंक पे पहुंच जाओगे। एसओसो आईडी में अगर किसी ने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उन्हें ओनली आईडी और पासवर्ड फिल करके और कैप्चर फिल करना होगा, जिससे उसके बाद में आप अपने डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे। अगर कोई स्टूडेंट नया है
उन्होंने एसएसओ आईडी कभी नहीं बनाई है, तो उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि उन्हें पहले अपने आधार कार्ड या जन आधार कार्ड या फिर अदर डॉक्यूमेंट जिससे आपकी ये एसएसओ आईडी बन सके, एसएसओ आईडी का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिए जिससे आपके पास एसएसओ आईडी और पासवर्ड आ सके। उसके बाद ही आप अपना आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हो। जब आप अपनी आईडी और पासवर्ड फिल करोगे तो आप अपने एक डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे। डैशबोर्ड में आपकी सारी जितनी भी प्रोफाइल है, यानी एजुकेशन पर या फिर पर्सनल, सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी। तत्पश्चात आएगा लास्ट ऑप्शन फीस का। फीस के बारे में बात करते हैं। अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से है या यूआर है यानी अनरिजर्व्ड है या फिर ओबीसी में है या फिर एमबीसी में है, तो उन कैटेगरी के स्टूडेंट या कैंडिडेट को 600 रुपए का फीस पेमेंट करनी होगी। और जो ये फीस पेमेंट है वो वन टाइम रहने वाली है। यानी जैसे मैंने पहले कहा, अगर किसी ने एसएसओ आईडी पहले की बना रखी होगी या पहले किसी भी एग्जाम का फॉर्म फिल कर रखा होगा, तो उसको वो जो पेमेंट है वो पहले उन्होंने कर दिया होगा। ये वन टाइम रहने वाला है। बार बार किसी भी एग्जाम में आपको ये फीस नहीं देनी होगी, ओनली वन टाइम है। इसके बाद में बात करेंगे एससी, एसटी, ओबीसी। ओबीसी में अगर नॉन क्रिमिलेयर है, एमबीसी की बात करें तो उसमें भी अगर नॉन क्रिमिलेयर है तो उन्हें 400 रुपए की फीस पेमेंट करनी होगी वन टाइम। तो दोस्तों ये था एग्जाम फॉर्म की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट। साथ में आपके फॉर्म फिल होने के बाद में अगर रजिस्ट्रेशन करा हुआ है तो फीस नहीं लगेगी, अगर नहीं करा हुआ है तो उन्हें वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू ये फीस पेमेंट करनी होगी। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं पोस्ट पे कि पोस्ट में क्या नाम है इस पोस्ट का और साथ में कितनी पे ग्रेड रहने वाली है और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी, कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी आई है, उसके बारे में बात करते हैं। पोस्ट की बात करते हैं। पोस्ट में आपको सुन के हैरानी होगी कि यह पोस्ट रहने वाली है सब इंस्पेक्टर की। जी दोस्तों, राजस्थान पुलिस विभाग में एसआई की पोस्ट निकली है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली है, उप निरीक्षक की पोस्ट निकली है। जी दोस्तों, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहने वाली है। उसे हिंदी में उप निरीक्षक भी बोला जाता है। अब ये जो एसआई की पोस्ट है, जैसे मैंने बताया राजस्थान पुलिस की रहने वाली है और जो एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, वो रहने वाला है दूरसंचार डिपार्टमेंट से राजस्थान पुलिस के अंतर्गत। जैसे मैंने बोला कि पे ग्रेड की बात करें, पे ग्रेड रहने वाली है इसमें आपकी L11 का पे मैट्रिक से रहेगा और साथ में जो पे ग्रेड रहेगी वो आपकी 4200 रहेगी। जी दोस्तों, पे मैट्रिक्स L11 और साथ में जो ग्रेड पे है वो 4200 ग्रेड पे रहेगी। अब आप अनुमान लगा लीजिए इसकी सैलरी कितनी होगी। जी दोस्तों, इसकी सैलरी शानदार रहने वाली है क्योंकि 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड रहता है। उस समय तक कंप्लीट सैलरी नहीं मिलती, पर जब 2 साल पूरे हो जाएंगे तो एक शानदार सैलरी आपको देखने को मिलेगी। और यह सिटी टू सिटी वेरिएंट करेगी। आपकी जो पोस्टिंग है वो किस सिटी में या किस जिले में हो रही है उस पर भी डिपेंड करेगा। 2000-3000 का डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। जो दोस्तों शानदार सैलरी रहने वाली है। बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट निकली है, तो दोस्तों इसमें जो कैटेगरी के साथ साथ में हम शेड्यूल्ड एरिया और नॉन शेड्यूल्ड एरिया के हिसाब से हम कैटेगरी को देखेंगे। तो बात करेंगे पहले यूआर, जिसमें जनरल कैटेगरी भी आती है, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस। ये तो अपनी कैटेगरी है। साथ में नॉन शेड्यूल्ड एरिया और एक शेड्यूल्ड एरिया, यानी एक तो बिना शहरीय जनजाति के क्षेत्र हैं वो, और जो शहरीय जनजाति के हैं उनकी बात होगी। बात करेंगे तो इसमें कितनी कितनी पोस्ट दी गई है। तो यूआर की बात करें
तो बात करेंगे नॉन शेड्यूल्ड एरिया की, तो इसमें टोटल जो पोस्ट रहने वाली है आपकी 94 रहने वाली है, और वहीं शहरिया क्षेत्र में आपकी 4 पोस्ट रहने वाली है। अब जो 94 पोस्ट है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है, मैं मोटे तौर पे बता दूंगा। बात करेंगे यूआर की, तो इसमें 36 टोटल पोस्ट है, एससी में 14, एसटी में 11, ओबीसी में 19, एमबीसी में 4 और ईडब्ल्यूएस में 9। और साथ में शहरी जनजाति की क्षेत्र की बात करें तो इसमें यूआर में आपकी 3 पोस्ट है और एसटी की 1 पोस्ट है। बाकी किसी में भी पोस्ट नहीं है, क्योंकि ये शहरिया जनजाति के क्षेत्र की बात हो रही है। तो दोस्तों टोटल मिला के मैंने इनके अंदर भी कैटेगरी नहीं बांटी है, जैसे हर कैटेगरी के अंदर मैन, वुमेन और विधवा इत्यादि की कैटेगरी और बटी हुई होती है। मैं उसके अंदर तक इतना नहीं गया, मैं आपको ऊपरी तौर पे सारी पोस्ट बता दिया है। टोटल जो वैकेंसी आपकी जो रहने वाली है वो रहेगी आपकी 98 पोस्ट। जी दोस्तों, 98 पोस्ट रहने वाली है टोटल। तो दोस्तों ये था पूरा पोस्ट का प्रोसीजर या पोस्ट की सारी डिटेल। ओके, इसके बाद में आते हैं एलिजिबिलिटी के, यानी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, क्योंकि ये दूरसंचार डिपार्टमेंट में इसकी पोस्ट है, तो जाहिर सी बात है टेक्निकल डिग्री तो मांगी ही गई होगी। तो आते हैं एलिजिबिलिटी पे, और एलिजिबिलिटी में बात करेंगे एज और क्वालिफिकेशन पे। तो शुरुआत करते हैं एलिजिबिलिटी से, जो अपना थर्ड पॉइंट रहने वाला है। दोस्तों मैंने शुरू में बोला था एलिजिबिलिटी में 2 चीजों पे बात करेंगे, 2 पॉइंट पे बात करेंगे, एक एज और एक क्वालिफिकेशन पे। शुरुआत करते हैं एज के लिए कि किस एज के स्टूडेंट और कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज आपकी रहने वाली है 20 और मैक्सिमम 25, और वो जो 25 की एज है वो आपकी 1 जनवरी 2025 तक होनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 से ज्यादा एज की नहीं होनी चाहिए, यानी 1 जनवरी 2025 तक आपकी जो एज है वो 25 हो जानी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में ये तो एक मेन क्राइटेरिया है एज का। इसके बाद में जो रिलैक्सेशन दिया जाता है कैटेगरी वाइज में, उसके ऊपर बात करते हैं। रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन में बात करेंगे, अगर कैटेगरी है एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये जो कैटेगरी है इसमें मैं बात कर रहा हूं ओनली मेल की। अगर कोई मेल कैंडिडेट इस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उन्हें 5 साल की छूट है। साथ में यही कैटेगरी है, और अगर उसमें ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस अगर कैटेगरी यही है और कैंडिडेट है फीमेल, तो उन्हें 10 साल की छूट दी गई है इस एज के एक्स्ट्रा में। साथ में अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, कौन सी कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में, अगर कोई कैंडिडेट फीमेल है, जनरल कैंडिडेट से बिलोंग करती है, तो उन्हें भी 5 साल की छूट दी गई है। तो दोस्तों एज का क्राइटेरिया और रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया मैंने बता दिया है, क्योंकि एज और क्वालिफिकेशन ये दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। एज के बारे में मैंने बता दिया, अब आते हैं क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया पे कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। क्वालिफिकेशन पे आते हैं। क्योंकि जो पोस्ट है वो आपकी एसआई की रहने वाली है और राजस्थान पुलिस के अंतर्गत है, जो कि दूरसंचार डिपार्टमेंट से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है टेक्निकल डिग्री तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों बात करेंगे पहले पॉइंट पे। पहले पॉइंट में जो टेक्निकल डिग्री है वो आपको चाहिए बीएससी। अगर आपके पास में बीएससी है और बीएससी में भी फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स रही है, तो वो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। साथ में
इसी डिग्री के इक्विवेलेंट अगर कोई अदर डिग्री है जो इसके इक्विवेलेंट मानी जा रही है या मानी जाती है, तो वो अगर कोई कैंडिडेट उस डिग्री को करा हुआ है तो वो कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में आएगी जो टेक्निकल डिग्री है वो रहेगी आपकी बीई। बीई का मतलब है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और या फिर बीटेक बोला जाता है। बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर किसी स्टूडेंट कैंडिडेट ने बीई कर रखा है या बीटेक कर रहा है, तो अगर उनके पास में जो ब्रांच है वो रहनी चाहिए टेलीकम्युनिकेशन की। अगर उनके पास में टेलीकम्युनिकेशन की ब्रांच है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है तो इलेक्ट्रिकल। अगर इन तीनों ब्रांच है किसी स्टूडेंट के पास में बीई या बीटेक में, तो वो स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकता है। या फिर बीई या बीटेक के इक्विवेलेंट अगर कोई अदर डिग्री है तो वो स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। साथ में जो थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट में आपके दोस्तों वो स्टूडेंट रहने वाले हैं जो अपनी डिग्री के लास्ट ईयर में है, जो लास्ट ईयर की एग्जाम है उसमें वो सम्मिलित हो चुका है या होने वाला है, तो वो स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। बशर्ते यह है कि उसको जो अपनी डिग्री की जो प्रामाणिकता है उसको उसको परीक्षा से पहले पहले ये साबित करना होगा कि जो जो उसकी डिग्री है वो उसके परीक्षा की तिथि से पहले पहले आ गई थी। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट थे जो क्वालिफिकेशन से संबंधित थे। इसके बाद में बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो अपना फोर्थ पॉइंट रहने वाला था। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में आपके 3 स्टेज रहने वाली है। 3 स्टेजों से इस भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी। 3 स्टेज में हम देखते हैं। पहले में आपका लगेगा रिटन एग्जाम। पहले स्टेज में आपका रिटन एग्जाम लगेगा। जब आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लोगे तो जितनी पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी है, जैसे 98 है और कैटेगरी वाइज 20 गुना अभ्यर्थियों को 20 गुना अभ्यर्थियों को अपीयर किया जाएगा यानी पास किया जाएगा पीईटी में। अब पीईटी का मतलब है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके लिए मैंने पहले बता दिया था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका मेजरमेंट का टेस्ट चलेगा। इस पीईटी के बाद में 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब जो रिटन एग्जाम है वो आपका टोटल 400 मार्क्स का रहने वाला है। 400 मार्क्स का रहेगा। अब 400 मार्क्स कैसे रहेगा, तो दोस्तों जो रिटन एग्जाम है उसमें 2 पेपर लगेंगे। पहले पेपर में जनरल हिंदी का सब्जेक्ट आएगा। जनरल हिंदी का सब्जेक्ट आएगा और यह 100 मार्क्स का रहने वाला है। 100 मार्क्स का रहने वाला है और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और सेकंड पेपर जो होगा उसमें आपकी सब्जेक्ट आएगी जनरल साइंस। जनरल साइंस आएगी और जनरल नॉलेज आएगी। तो दोस्तों सेकंड पेपर में 2 सब्जेक्ट आएगी, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज, और इसके भी टोटल 200 मार्क्स का रहने वाला है। मैं पहले में गलत बता दिया, सॉरी। इसमें 2 मार्क्स का पेपर रहेगा आपके और सेकंड पेपर भी 2 मार्क्स का पेपर रहेगा और इसके लिए भी 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। तो दोस्तों कुल मिला के 400 मार्क्स का आपका जो रिटन एग्जाम है वो होने वाला है, उसको प्री एग्जाम मान सकते हो। इसके बाद में जो कैंडिडेट इस एग्जाम में पास होंगे और टोटल 20 गुना कैंडिडेट को पीईटी में बुलाया जाएगा। पीईटी जो लगेगा आपका 100 मार्क्स का।
100 मार्क्स का आपका पेपर लगेगा पीईटी। अब पीईटी में क्या होगा, पीईटी में मेजरमेंट का टेस्ट चलेगा। मेजरमेंट कैसे होगा, इसमें आपकी हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाता है। करते हैं सभी फीमेल्स को छोड़ के, पहले सभी फीमेल्स के छोड़ के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या मेजरमेंट है। तो दोस्तों उनके लिए उनको हाइट की बात करें, हाइट 168 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो मिनिमम 81 से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम 85 से कम नहीं होना चाहिए चेस्ट फुलाने के साथ में। तो दोस्तों हाइट की बात कर ली, चेस्ट की बात कर ली, ये मेजरमेंट है वुमेन को छोड़ के सभी कैंडिडेट्स के लिए। अब फीमेल की बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के लिए जो हाइट का मेजरमेंट है वो चाहिए 152 सेंटीमीटर। अगर किसी कैंडिडेट फीमेल है, उसकी हाइट 152 है, वहां तक चल जाएगा। अगर हाइट इससे कम रहती है तो वो इसके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। साथ में वेट की बात करते हैं, वेट 47.5 kg का मांगा गया है। ओके, ये दो मेजरमेंट है वीमेन के लिए। अब इस फीमेल में सहरिया जो जनजाति की फीमेल्स है उनको इंक्लूड नहीं करा गया है, वो अलग है, उनके लिए ये मेजरमेंट नहीं है। अब इनके अलावा एक और कैटेगरी है, बात करता हूं गढ़वाल और गोरखा की। जो गढ़वाल और गोरखा है उनके लिए हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर, इससे कम सेंटीमीटर की जो हाइट है वो नहीं होनी चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो चेस्ट होना चाहिए मिनिमम 79, इससे कम नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम जो 84 है उससे कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों गढ़वाल और गोरखा के लिए ये मेजरमेंट है। इस तरह से आपका जो पीईटी का है ये पूरा प्रोसीजर पूरा होगा। इसके बाद में 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जी दोस्तों, पीईटी में जितने भी है स्टूडेंट उनको 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू बुलाया जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया पीईटी 100 मार्क्स का रहने वाला है। 100 मार्क्स में से मिनिमम 50% आपको मार्क्स लाना जरूरी है पास होने के लिए। यानी 100 नंबर का है तो 50 मार्क्स लाना ही जरूरी है अगर इंटरव्यू में पास होना है तो। अब जो पीईटी में एलिजिबल हो जाएंगे, पीईटी को पास कर लेंगे, उनमें से 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू है वो आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है। 50 मार्क्स का इंटरव्यू देने के बाद में फाइनल मेरिट तय होगी, और फाइनल मेरिट में जिन स्टूडेंट का चयन होगा वो ही बनेंगे सब इंस्पेक्टर। तो मैंने पूरा प्रोसीजर बता दिया पूरे नोटिफिकेशन का, जो भी इसमें महत्वपूर्ण बातें दी गई थी। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही है। और एक्स्ट्रा जब भी कोई अपडेट आता है इस वैकेंसी के रिलेटेड या अदर वैकेंसी के रिलेटेड, मैं आपको टाइम टू टाइम सूचना देता रहूंगा, अपडेट बताता रहूंगा। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन को दबाना होगा, जिससे आपके पास टाइम टू टाइम इस सूचना मिलते रहे और अपडेट मिलता रहे। और अगर कोई कैंडिडेट अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। साथ में अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिए। और इसी तरह के और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। साथ में हमारा टेलीग्राम लिंक है उसको भी ज्वाइन कीजिए, जो कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए जिससे आप टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाओगे। वहां ज्वाइन करिए, वहां पे आपको अब तक की सारी वीडियो की डिटेल वीडियो मिल जाएगी। साथ में आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं की साथ में नए नोटिफिकेशन की सूचना भी मिल जाएगी और पीडीएफ वो भी मिल जाएगी। और इनके अलावा किसी कैंडिडेट को कोई रिक्वायरमेंट है या कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उनका टाइम मिलते ही उनका जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक नए नोटिफिकेशन के साथ, नए अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।